नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 7। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। समय बीतता गया कि निखिलेश और शर्मिष्ठा के बीच प्यार मोहब्बत परवान चढ़ता गया। दोनों ही अक्सर अस्पताल में मिलते रहते हैं और बहुत से प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। मौका देखकर एक तरफ जहां निखिलेश उसे अपने अस्पताल में बुला लेता है, वहीं शर्मिष्ठा भी मौका मिलते ही अस्पताल में पहुंच जाती है और बहुत से समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो कभी कभी एक साथ अस्पताल से निकलकर बस डिपो में आकर बस पकड़कर अपने घर की ओर चलते हैं। तो कभी जोर पूर्वक शर्मिष्ठा खुद ही दोनों के टिकट बनवा लेती है और जोर पूर्वक निखिलेश को अपने घर में लेकर जाती है और थोड़ी देर रुककर अगले बस से निखिलेश अपने घर में पहुंचता है। इस पर एक तरफ जहां शर्मिष्ठा बहुत खुश होती है, वहीं मां सुनंदा देवी बहुत चिंता में डूब जाती है, मगर निखिलेश के आगे कुछ कहने से बचती है और निखिलेश के चले जाने के पश्चात रात को अपनी बेटी शर्मिष्ठा को बहुत से बातें समझाती है। बेटा, तू अभी बड़ी हो गई है, ऐसे में ना जान ना पहचान किसी जवान लड़के को अपने साथ घर में लेकर आना सही नहीं है। मैं किसी पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, तू उसे जानती है, चाहे वह अच्छे हो, मगर बाकी लोग तो नहीं जानते ना। इस तरह से उसका हमारे घर में आना जाना लोगों के नजरों में अच्छी बात नहीं समझी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि भला ही वह लड़का अच्छा है, तू उससे खूब मिलती होगी, मगर वह एक अलग दुनिया है और यहाँ पर न केवल हमारे घर बार है, यहाँ गांव में सभी लोग अपनी आंखें फाड़ कर देखते रहते हैं। ऐसे में कुत्सा रटने में देर नहीं लगेंगे। उसे अपने घर में लाने से पहले एक बार तो कम से कम मुझे कह दी होती, ताकि मैं भी कुछ राय देती। इस तरह से उसे हमारे घर में लाना कतई उचित नहीं हुआ। आज जो हुआ बस आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर शर्मिष्ठा नहीं मानती और अक्सर निखिलेश को अपने घर में लेकर आ जाती है। अपनी माँ को तसल्ली देते हुए शर्मिष्ठा कहने लगी, माँ तुम तो खामखा डर रही हो। क्या कोई भी आदमी किसी और के घर में जाने का मतलब क्या हर वक्त गलत नजरिया से देखे जाते हैं? ऊपर से वह लड़का सचमुच बहुत अच्छा है। मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि वह एक बहुत बड़े खानदान के लड़का है। मैंने उसके परिवार के बारे में खबर ले चुकी हूँ और वह पेशे से एक डॉक्टर है। मैंने कई बार अस्पताल में जा चुकी हूँ, उसके पूरी खोज खबर ले चुकी हूँ और वह अब मेरे प्यार में ऐसे बंध चुका है कि मुझसे शादी करके घर बसाने को राजी है। मगर हमें थोड़ी इंतजार करनी होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद उसके डॉक्टर की पढ़ाई और प्रैक्टिकल पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसके नौकरी लगेगी, उसके बाद ही घर वाले उसके शादी करवाने को तैयार होंगे। ऐसे में मान लो कि साल भर और बीतने के बाद ही हमारी शादी हो सकती है। तब तक मुझे इंतजार करनी होगी। कोई बात नहीं माँ, अभी तो उसकी उम्र लगभग मुझसे 2-4 महीने की, या तो छोटा होगा या तो बड़ा। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे भी तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 26 साल ओवर हो चुकी है, उसके भी लगभग उतना ही है। यूं कि अगर हिसाब लगाया जाए तो उसके भी लगभग उतना ही उम्र हो गई है। मगर प्यार मोहब्बत में कोई किसी के उम्र या जात पात थोड़े ही पूछते हैं। अगर किसी ने कभी कोई सवाल पूछ लिया तो कह देना कि वह डॉक्टर है और तुम्हारे बीमारी के कारण उसे बुलाया गया था। यहाँ पर यह बात भी सही है कि डॉक्टर तो किसी के भी घर में आ सकता है, तो क्या सभी लोगों को गलत समझा जाए? ऐसे में शंका जाहिर करते हुए माँ सुनंदा देवी कहती है, ऐसी बात है क्या? कल को अगर उसके घर वाले नहीं मानेंगे तो? जवाब में शर्मिष्ठा कहती है, कैसे नहीं मानेंगे? उसके घर वाले को मनाने की जिम्मेदारी तो उसके है ना। हम दोनों को एक दूसरे को अच्छा लग गई और हम दोनों में प्यार हो गया। वैसे तो उसके सरनेम से पता लगता है कि आपार कास्ट के हैं, मतलब कि हमसे ऊंचे कास्ट के हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, खूबसूरत हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, मैं भी अच्छे पद पर कार्यरत हूँ, उसके ऊपर भी जात पात की कोई गणित होती है क्या? शंका भारी लहजे में माँ सुनंदा देवी कहती है, बेटा तू समझती नहीं है,
हर देश में, हर समाज में जात पात तथा बिरादरी भी कोई मायने रखती है। जैसा कि हमारे समाज और बिरादरी है, वहीं उसके भी अपना बिरादरी है। हमारे समाज में चाहे सारे मनुष्य एक जैसे हैं, वहीं आंखें, वहीं नाक कान, वहीं हाथ पैर तथा वहीं दिनचर्या, वहीं अनाज सभी लोग खाते हैं, जो हम लोग भी खाते हैं। मगर सभी के अलग अलग बिरादरी होती है तथा सभी लोग उन अलग अलग बिरादरी के होते हैं और उन बिरादरी से बाहर जाकर सामाजिक कार्यकलाप नहीं कर सकते। जो भी करते हैं, अपने बिरादरी के लोगों के बीच में बैठकर करते हैं। जैसे कि हमारे समाज और हमारे बिरादरी होती है। तेरे दोनों बहनों को हमारे अपने बिरादरी में शादी करवाई है और वह लोग आपसी मेल मिलाप के साथ खुश है। मगर अलग अलग बिरादरी में होने पर आपसी मन मुटाव होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि सभी बिरादरी के लोग समय के साथ साथ समान रूप से शिक्षित बनते जा रहे हैं। सभी के घर में लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर पहुंच रहे हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा हासिल कर रहे हैं। मगर अपनी अपनी बिरादरी के एक अलग महत्व होती है, क्योंकि किसी के खूबसूरती पर आपसी प्यार मोहब्बत तो हो सकती है, मगर वास्तविक जीवन बहुत कठोर होती है और कहीं न कहीं मन में टीस उभर कर आती है, क्योंकि वास्तविक जीवन की संघर्ष इतना भी सहज नहीं है। और जब जब मनुष्य के जीवन में बहुत से समस्याएं घिरती रहती है, तब तक इन बातों की न केवल एहसास होती है, अफसोस भी होती है। क्योंकि रंग रूप यौवन और पैसा कभी भी स्थायी नहीं होती है। समय के साथ साथ खूबसूरती फीका पड़ जाती है, बदन के रंग काली पड़ जाती है, आंखों के चारों ओर काले धब्बा पड़ जाती है और तो और एक से एक खूबसूरत आंखों पर भी चश्मे की परत चढ़ जाती है। समय के साथ साथ बाल सफेद हो जाती है, घर संसार की तथा जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर चेहरे की सारे रंगत फीका पड़ जाती है। तब जीवन बड़ा ही कठोर लगने लगती है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी जीवन की तजुर्बा कह रही है। मैंने बहुत से दुनियादारी देखी है। किसी समय जो लोग बहुत से पैसे वाले थे, वह लोग निर्धन हो चुके हैं। जिसके पास राज सिंहासन था, वह सिंहासन उससे छूट गया। जो अपने खूबसूरती पर इतराते थे, घमंड करते थे, अपने शिक्षा और पद प्रतिष्ठा पर घमंड करते थे, दूसरे को दुत्कार करते थे, उनके ऐसे ऐसे दुर्दशा मैंने देखी है, जो वर्णन करती रहूंगी तो पूरी दिन रात भी कम पड़ जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि विशाल पैसे वाले भी भिखारी बन गए, दूसरे को धोखा देकर पैसे और संपत्ति हड़प कर मालामाल होकर खुशी जताने वाले को कभी डाकुओं ने टुकड़े टुकड़े करके चले गए। अपने धन दौलत पर घमंड करने वालों के घर परिवार इस तरह उजाड़ गया कि उसे संभालने वाले भी कोई नहीं रहा। खूबसूरत सी आंखें वाले, खूबसूरत सी चेहरे वाले भी अपने दुर्दशा के बीच दिन गुजारे हैं। ऐसे में मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कदम तू उठाने जा रही है, वह कदम तेरे लिए भविष्य में घातक सिद्ध ना हो जाए। क्योंकि जवानी के नशे में आकर अक्सर लोग बहुत से गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में उन्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचते। ऐसे में मैं तुझे बार बार सलाह देती हूँ कि जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना। अब तू बच्ची नहीं है, ऐसा ना हो कि अपनी खूबसूरती और जवानी की नशा तुझे कोई गलत दिशा की ओर इशारा कर रही हो और तेरी भविष्य अंधकारमय हो जाए। शर्मिष्ठा अपनी माँ की बातें बड़ी तन मन से सुनती जा रही है। ऐसा नहीं कि शर्मिष्ठा इन सब बातें नहीं समझती है, मगर निखिलेश की प्यार में तथा अपनी प्यार मोहब्बत में शर्मिष्ठा इतनी आगे तक चली गई कि जहाँ से वापस लौटना भी उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि निखिलेश को लेकर शर्मिष्ठा जीवन के बहुत से सपना देखी है, जीवन के बहुत से अरमान सजा कर रखी है। ऐसे में उन सारे अरमानों को पानी में बहते देना शर्मिष्ठा के लिए बहुत ही मुश्किल है। मन ही मन शर्मिष्ठा सोचने लगी, ऐसे तो माँ जी का कहना सच है, मगर मैं अपने प्यार मोहब्बत के राहों पर बहुत से कदम चल चुकी हूँ। लगभग साल भर होने वाली है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने दिल की हजारों लाखों बातें कह चुके हैं, बहुत से सपनों के महल बना लिए। अब इन महल को तोड़ देना संभव नहीं है।
हम दोनों ने मिलकर सपनों के बागीचा तैयार की है, जहां हम दोनों ने मिलकर प्यार से पौधों को सिंचते रहे, जिसमें केवल फूल खिलने बाकी है। अब मैं अपने माँ के बातों में उलझकर इस रास्ते से पीछे नहीं मुड़ सकती। इससे न केवल मेरी दिल टूट जाएगी, हम दोनों के दिल टूट कर बिखर जाएगी। और यह भी सत्य है कि जीवन के तथा प्यार के ऐसे मोड़ पर आकर पीछे मुड़कर चले जाना कतई संभव नहीं है। एक तरफ जहां शर्मिष्ठा अपने माँ के कहे बातों की मंथन करते हुए मन ही मन बहुत परेशान हो रही है, वहीं वह मन ही मन सोचती रही, सचमुच निखिलेश ऊंचे जात बिरादरी के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।